कश्मीर के अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को कल स्पेशल एनआईए जज परवीन सिंह ने टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि एनआईए ने मांग रखी थी कोर्ट के सामने कि यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन जो कोर्ट की जजमेंट मेरे पास है उसमें दोनों पक्ष की आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पेश हुई हैं कि क्यों फांसी की सजा मिलनी चाहिए और किस तरीके से यासीन मलिक के जो वकील थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस पर बात करेंगे। आपको ये बता दें कि एनआईए के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट नील कमल ने यह कहा था कि फांसी की सजा यासीन मलिक को इसलिए मिलनी चाहिए ताकि ये एक डेटरेंट के तौर पर एक्ट कर सके, यानी कि कश्मीर घाटी में बाकी जितने भी नौजवान हैं, बाकी जितने भी लीडर्स हैं, उन्हें ये मालूम चल जाए कि इस तरीके की आतंकी वारदातों में, टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होने से ये नतीजा निकलता है। ये कोर्ट में उन्होंने आर्ग्यू किया कि यासीन मलिक टेरर एक्टिविटीज का पार्ट पाए गए हैं, टेरर एक्टिविटीज का हिस्सा थे, उनके कारण कई सारी जानें कश्मीर घाटी में गई, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है और साथ ही में टेरर फंडिंग में भी वो इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आतंकी संगठनों का हिस्सा होने के साथ साथ में यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के इल्जाम उनके ऊपर लगे, जिनको लेकर उन्होंने गिल्टी प्लीड किया और माना कि ये जो चार्जेस मेरे ऊपर लगे हैं ये चार्जेस बिल्कुल सही हैं। इन्होंने किसी भी इल्जाम को, किसी भी एलिगेशन को डिनाई नहीं किया और इन एलिगेशंस को कंटेस्ट करने से, ट्रायल में जाने से मना कर दिया। इसके साथ साथ में कहा गया कि पनिशमेंट जो कॉन्विक्ट को मिलनी चाहिए, जो पनिशमेंट यासीन मलिक को जो सजा मिलनी चाहिए, उससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी ताकि अन्य कोई भी व्यक्ति आतंकी संगठनों को ज्वाइन ना करे और यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर यानी कि जंग का ऐलान ना करे। इसके चलते मैक्सिमम पनिशमेंट जो मिल सकती है सेक्शन 121 आईपीसी के तहत डेथ सेंटेंस, उस डेथ सेंटेंस की मांग एनआईए ने की थी। एनआईए ने यह भी कोर्ट में कहा कि यासीन मलिक कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस के लिए और कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक हार्ड कोर क्रिमिनल है जिसके रिफॉर्मेशन के कोई भी चांसेस नजर नहीं आते हैं। इसके चलते सेक्शन 121 आईपीसी जो कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके तहत डेथ पेनल्टी की मांग जो है वो की गई थी। लेकिन यासीन मलिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह, जिन्होंने कहा कि किसी भी कॉन्विक्ट को, किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देने से पहले तीन थ्योरीज के ऊपर ध्यान दिए, तीन थ्योरीज के बारे में सोचा जाता है। प्रिवेंटिव थ्योरी यानी कि जो काम ये व्यक्ति कर चुका है, जो जिसके लिए उसे सजा मिलनी है, वो दोबारा इस तरीके की हरकत ना कर सके। दूसरा डेटरेंट थ्योरी, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाए ताकि कोई भी इस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ ना जुड़े। और तीसरी रेफॉर्मेटिव थ्योरी। रेफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब यही कि कि जिस भी तरीके की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थे वो खुद को रिफॉर्म कर सके। इसके चलते उन्होंने पेश किया कि डेटरेंस के लिए भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि एनआईए ने ही कोर्ट पे पेश किया है कि एक और केस यासीन मलिक के अगेंस्ट श्रीनगर में पेंडिंग है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी क्रिमिनल केस यासीन मलिक के अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है। इन ऑफेंसेस के लिए जिसके लिए यासीन मलिक ने खुद गिल्टी प्लीड किया है, खुद माना है कि वो सब में इन्वॉल्व थे, इसके चलते डेटरेंस की थ्योरी इस पे इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और यासीन मलिक की एग्जाम्पल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ये यासीन मलिक के वकील एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह ने कोर्ट के सामने कहा। इसके चलते उन्होंने ये आर्ग्यू किया कोर्ट में कि डेथ सेंटेंस की यानी कि फांसी की सजा की जो मांग रखी जा रही है वो अनजस्टिफाइड है। इसके साथ साथ में कॉन्विक्ट यासीन मलिक को लेकर कहा गया कि उन्हें एक मौका दिया गया था कि वो अपने केस को जो है वो कंटेंट करे। उन्होंने ये कहा, यासीन मलिक ने ये कहा कि वो 1994 के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं। 1994 से पहले उन्होंने माना कि उन्होंने बंदूक उठाई थी और वो आर्म्ड स्ट्रगल का हिस्सा थे, लेकिन 1994 में सीज फायर के बाद यासीन मलिक का यह कहना था कि वो महात्मा गांधी के पीसफुल अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे और उनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि पिछले 28 सालों में उन्होंने किसी भी आतंकी को मदद प्रोवाइड की गई हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की हो, किसी आतंकी को अपने घर में रुकने के लिए जगह दी हो, किसी आतंकी को छुपाने के लिए मदद की हो। ये सारी बातें यासीन मलिक ने जो है वो कोर्ट के सामने रखी और साथ ही में ये भी कहा
की बात उठती है हमेशा यासीन मलिक जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि केवल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बाद से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे सभी ने यासीन मलिक के साथ बातचीत की और उसे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और इसके साथ साथ में ये भी उन्हें मौका दिया ताकि वो देश विदेश में जाकर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। इसके चलते ये कहा गया कि बुरहान वानी को लेकर भी उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि बुरहान वानी की किलिंग के बाद भी वो कश्मीर घाटी में हिंसा को प्रमोट करने का काम कर रहे थे, लेकिन उसको लेकर भी एक कंटेस्ट किया गया कोर्ट में कि बुरहान वानी की मौत के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और नवंबर 2016 तक वो कस्टडी में ही थे, तो वो वायलेंट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे घाटी में उसका हिस्सा नहीं हो सकते थे। ये दोनों पक्ष की जो है आर्ग्यूमेंट्स एक बार पेश हो गए तो कोर्ट की फाइंडिंग्स अब इसके बाद क्या निकली और कोर्ट ने फिर जो एंड में जो सजा सुनाई है उसके बारे में आपको बता दें। पहली बात ये कि दोनों पक्ष की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि किसी को भी फांसी की सजा सुनाने के लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, ना ही किसी इंडिविजुअल थ्योरी को सुना जा सकता है जिसके बेसिस पर जो है डिसाइड किया जाए कि पनिशमेंट क्या होगी। हर एक केस के अपने फैक्ट्स और अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके बेसिस पर सजा सुनाई जाती है। साथ ही में कोर्ट ने दो पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनका सहारा लिया। उनमें एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट और मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट है जिसमें ये जिसकी कंक्लूजन में ये आया था कि किसी को भी फांसी की सजा देने के लिए या तो इस तरीके का अपराध होना चाहिए जिससे सोसाइटी की जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो शॉक हो जाए और काफी ग्रूसम और क्रूल तरीके के क्राइम जो है वो कमिट किए गए हो, या फिर दूसरा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना जरूरी है। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है तो जाकर फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से उससे ये मालूम चलता है कि दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी को भी सजा सुनाने के, एक डेटरेंस की अपराधी को सजा मिलने के बाद और कोई भी व्यक्ति जो है वो इस रास्ते पर ना चल पड़े, और दूसरा करेक्शन की जो अपराधी ने अपराध किए हैं उसकी सजा उसे मिल सके। क्राइम्स को लेकर ये कहा कि जो क्राइम्स यासीन मलिक ने किए हैं काफी सीरियस है। उन्होंने कोशिश की है कि वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया से अलग कर सके और उसमें फौरन ताकतें, बॉर्डर पार की ताकतें और आतंकी संगठनों का जो है समर्थन लेते हुए उन्होंने ये काम किया है। इसके चलते ये कहा गया है कि ये क्राइम और ज्यादा घिनौना इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारा काम वो एक पीसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट की शक्ल दिखाते हुए कर रहे थे। इसके साथ साथ में ये कहा कि यासीन मलिक ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 1994 के बाद जो है वो हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन साथ ही में ये कहा कि 1994 से पहले तो यासीन मलिक जो है वो इसी तरीके से हिंसा के रास्ते पर थे और उसको लेकर उन्होंने कभी भी अफसोस का इजहार नहीं किया है। उन्होंने ये अफसोस का इजहार नहीं किया है कि 1994 से पहले वो क्या कुछ कर रहे थे। इसके चलते कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि ये जज की एग्जैक्ट वर्डिंग्स है कि इन माय ओपिनियन देयर वाज नो रिफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्विक्ट। ये भी कहा गया कि यासीन मलिक ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 1994 के बाद जो है हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी बात को फेस वैल्यू पर लेते हुए उन्हें कई सारे मौके दिए कि वो रिफॉर्म करे, वो मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करे, वो बातचीत करे, लेकिन जो कॉन्विक्ट है वो अपने जो हिंसा के रास्ते पर हटने से बाज नहीं आया, जिसके चलते वो टेरर फंडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए, जिसके चलते वो कश्मीर घाटी में उसके बाद भी लार्ज स्केल वायलेंस जो है वो इंसाइट करते नजर आए। और साथ ही में एक कोर्ट का ये कहना है कि वो बात तो गांधी की अहिंसा के रास्ते के नॉन वायलेंस की करते हैं, लेकिन उनकी जो पूरी मूवमेंट थी वो एक वायलेंट मूवमेंट थी जिसके कारण लार्ज स्केल वायलेंस हुई। इसके साथ साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि वो महात्मा को इसीलिए इन्वोक नहीं कर सकते और महात्मा का फॉलोअर वो है इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स में कहीं पर भी हिंसा की जगह नहीं थी। एक छोटा सा मामला जो चौरी चौरा में हुआ है उसके बाद महात्मा गांधी ने पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन यासीन मलिक ने कश्मीर घाटी में जिस तरीके से हिंसा हो रही थी उसके बाद ना ही कभी अपना प्रोटेस्ट का जो कैलेंडर है उसे वापस लिया और ना ही कभी अफसोस का इजहार किया कि 1994 से पहले वो किस सब चीजों में इन्वॉल्व थे। इसके चलते कोर्ट ने कहा कि कोई भी सजा सुनाने के लिए
प्राइमरी जो मोटिव है वो यही है, प्राइमरी कंसिडरेशन यही है कि और कोई भी इस रास्ते पर चलना नहीं चाहिए। इसके तहत आपको बता दें कि क्या क्या सजा जो है अलग अलग सेक्शंस में यासीन मलिक को सुनाई गई। पहली बात यह कि सेक्शन 120B जो है आईपीसी का, उसके तहत यासीन मलिक को 10 साल की कैद और 10,000 रुपए फाइन जो है वो सजा सुनाई गई। अगर वो फाइन नहीं दे पाते तो उन्हें 6 महीने और जेल में बिताने पड़ेंगे। सेक्शन 121 जो आईपीसी का है, उसके तहत उन्हें उम्र कैद की सजा और 10,000 रुपए फाइन। अगर वो फाइन नहीं पे कर पाते तो एडिशनल 6 महीने की जेल जो है वो उन्हें सजा सुनाई जाती है। सेक्शन 121A आईपीसी के तहत 10 साल की जेल और 10,000 रुपए फाइन। अगर वो फाइन नहीं पे कर पाते तो 6 महीने की और जेल की सजा जो है वो सुनाई गई है। उसके बाद यूएपीए सेक्शन 13 जो यूएपीए का है, साथ ही में सेक्शन 120B आईपीसी का, उसके तहत उन्हें 5 साल की जेल और 5,000 रुपए फाइन। अगर वो 5,000 रुपए फाइन नहीं भर पाते तो 3 एडिशनल मंथ्स जो है वो जेल में उन्हें बिताने पड़ेंगे। इसके साथ साथ में सेक्शन 15 जो यूएपीए का है, उसके तहत उन्हें और साथ ही में सेक्शन 120B जो आईपीसी का है, उसके तहत उन्हें 10 साल की जेल और 10,000 रुपए फाइन की सजा सुनाई जाती है। सेक्शन 17 जो यूएपीए का है, उसमें उन्हें दोबारा से उम्र कैद, दूसरी बार उम्र कैद और 10 लाख रुपए फाइन जो है उनके ऊपर लगाया जाता है। साथ ही में अगर वो फाइन नहीं पे कर पाते तो 2.5 साल की और सजा उन्हें सुनाई जाती है। इसके साथ साथ में सेक्शन 18 जो यूएपीए का है, उसके तहत उन्हें 10 साल की जेल और 10,000 रुपए फाइन जो है वो की सजा सुनाई जाती है। अगर वो फाइन नहीं पे कर पाते तो 6 एडिशनल महीने उन्हें जो है वो जेल में बिताने पड़ेंगे। इसके साथ साथ में सेक्शन 20 जो है, उसके तहत उन्हें 10 साल की जेल और 10,000 रुपए फाइन। सेक्शन 38 जो है यूएपीए के, उसके तहत उन्हें 5 साल की जेल और 5,000 रुपए फाइन। और साथ ही में सेक्शन 39 जो यूएपीए के है, उसके तहत उन्हें 5 साल की जेल और 5,000 रुपए फाइन जो है वो सुनाई जाते हैं। अगर फाइन की बात की जाए तो उन पर ये 10 लाख रुपए फाइन क्यों लगाया हुआ है वो भी जजमेंट में बताया गया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट है यासीन मलिक की, वो मंगवाई गई थी ताकि मालूम किया जा सकता कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि उसी के हिसाब से उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता। जो सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट मंगाई गई उसमें ये जजमेंट में बताया गया है कि कॉन्विक्ट के पास, यासीन मलिक के पास एक 3 स्टोरी घर है मायसूमा लाल चौक में, जहां पर उनकी माँ और उनकी बहन जो है उनके 2 बेटों के साथ रहती है। उसके अलावा जो सोशल स्टेटस है कॉन्विक्ट का, वो ये बताया गया कि वो जेकेएलएफ के चेयरमैन है, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। इसके साथ साथ में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर यह भी बताया गया कि एक एफिडेविट जो फाइल की गई यासीन मलिक के द्वारा, उसमें उनकी एनुअल इनकम सभी सोर्सेज से 50,000 रुपए बताई गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जहां तक बात है तो उनके पास 11.5 कनाल जगह जोलन गांव में, कोकरनाग में, अनंतनाग में है। उसके साथ साथ में 2014 में जो लैंड की वैल्यू है वो 5 लाख रुपए पर कनाल थी। 4 कनाल जगह जो है वो उन्होंने बेच दी ताकि वो अपनी बहन के बेटे के लिए जो है दुकान ले सकते हैं। उनकी कोई और बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये समझते हुए भी कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये 10 लाख का फाइन क्यों लगाया गया, इसको लेकर कोर्ट ने ये कहा कि यासीन मलिक के ऊपर टेरर फंडिंग के चार्जेस लगे हैं, उन्हें कन्विक्ट किया गया है टेरर फंडिंग में अंडर सेक्शन 17 यूएपीए। और कॉन्विक्ट जो है एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे जो फंडिंग ले रहा था आतंकी एक्टिविटीज करवाने के लिए। इसके चलते उन्हें अक्यूज जहूर अहमद शाह वटाली से 10 लाख रुपए 29 अप्रैल 2015 को मिले थे, जिसके चलते इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो टेरर फंड चार्जेस पे उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है। ये पूरी जजमेंट में ये सारे चार्जेस हैं, इन चार्जेस की सजा जो है वो यासीन मलिक के ऊपर लगाई गई। और मैंने आपको बता दिया कि जो फांसी की सजा की मांग एनआईए ने की थी, उस फांसी की सजा की मांग को लेकर कोर्ट ने क्या कहा कि क्यों फांसी की सजा यासीन मलिक को नहीं दी गई। अभी आपको ये बता दें कि एक और मामला यासीन मलिक के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, जिसको लेकर इस जजमेंट में भी जिक्र है कि अभी उस मामले में भी फैसला आना बाकी है।